हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। साथियों, आज की जो है वीडियो ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का आप किसी भी टीचिंग परीक्षा को उठा लीजिए, चाहे वो किसी भी पात्रता परीक्षा डीएलएड से लेकर के सीटीईटी या फिर यूपीटीईटी, सुपर टीईटी, जितना भी एग्ज़ाम में आपका सीडीपी आता है, उन सभी में जीन पियाजे जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को आप बहुत इंटरेस्टेड तरीके से सीखने वाले हो, तो साथियों बने रहिए, वीडियो में चलते रहिए, देखते रहिए। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बात करते हैं, सबसे पहला बात, जीन पियाजे के बारे में कुछ आप परिचय जरूर ले लीजिए। जीन पियाजे जो थे वो कहाँ के थे? तो स्विट्ज़रलैंड के थे। यानी कि ये स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यानी कि जब मनोविज्ञान पढ़ते हैं या साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो मनोवैज्ञानिक ही ना होंगे। इन्होंने साथियों क्या किया, वो इसका परिचय देखिए। जीन पियाजे जो थे साथियों, ये एक मनोविज्ञानी पहले नहीं हुआ करता था, ये पहले जीव विज्ञानी हुआ करते थे। इनका मनोविज्ञान और दर्शन में रुचि था। इन्होंने मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से अध्ययन किया और क्या किया, ये किस प्रयोगशाला में रहते थे? तो अल्फ्रेड बीने की प्रयोगशाला में ये रहते थे। और वहीं पर क्या किया, इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया। इन्होंने बहुत सारे बच्चों से मिले। वहाँ पे पाया यह गया कि बड़े बच्चे जो थे ना, वो समान क्वेश्चन के आंसर देने में सक्षम थे। जो बड़े बच्चे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने में सक्षम थे। किसके? तो छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग। साथियों, इन्होंने बहुत सारे बच्चों के बीच क्वेश्चन पूछा, आंसर लिया, लेकिन इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। इन्होंने अपने बुद्धि परीक्षण में जो 3 सिद्धांत निकाल करके लाए हैं, जो 3 केंद्रीय प्रत्यय प्रतिपादित किया इन्होंने, वो उसी बुद्धि परीक्षण में। पहला था जिसमें संगठन, दूसरा था अनुकूलन, तीसरा था साम्य धारण। संगठन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, साम्य धारण क्या होता है, आइए दोस्तों समझते हैं। पहला बात करते हैं अगर संगठन की। देखिए, आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप जो हम समझा रहे हैं आप उसको अपने भाषा में लिख सकते हैं, या फिर हम अभी लिखा देंगे आपको सभी का परिभाषा भी। आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, वरना समझ में आ गया तो एक बार समझा देंगे, अगर समझ में आ जाएगा तो आप एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। वैसे ज़रूरत इतना नहीं है, और कॉपी पे नोट कर ली तो और अच्छा, वरना हमारे नोट में सब कुछ डला गया है। साथ ही संगठन की अगर बात करते हैं, संगठन क्या होता है? देखिए क्या होता है संगठन। बच्चा अगर पहली बार क्या करता है, एक कुत्ता को दिखता है। जब कुत्ता को दिखता है ना, इनका जो चित्र देखता है तो ये चित्र देख करके बहुत हैरान होता है। यानी कि इसमें तो एक सर भी है, इसमें पैर भी है 4, उसके बाद इसके अंदर जो एक पूंछ दिखता है वो भी दिख रहा है कुत्ते के अंदर। मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ। तो ये देख करके क्या होता है, बहुत हैरान होता है बच्चा। जब बच्चा इसको देखता है ना, देखने के बाद क्या करता है, नए अनुभव दिमाग में बैठाता है कि आखिर ये 4 पैर वाला क्या है, ये समझ में नहीं आता है। उससे चाहता है ये खेलने वाला चीज़ है। लेकिन जब बड़े द्वारा बताया जाता है कि ये कुत्ता है, तब ये समझता है, ओ 4 पैर वाला मतलब यानी जिसके मुंह हो, पूंछ हो, ये कुत्ता है। इसी चीज़ को संगठन कहा जाता है। परिभाषा में लिखेंगे, नवीन अनुभवों को बच्चों के अंदर मस्तिष्क में जो संरचना लाई जाती है उसी को संगठन कहा जाता है। साथियों, परिभाषा की ओर जब चलेंगे तो बच्चों के अंदर कोई ना कोई अनुभव होता है। इस अनुभव के लगातार विकसित होने के क्रम में एक और नवीन अनुभव जो बच्चों के दिमाग में बैठते हैं, वही अनुभव आपका संगठन कहलाता है। संगठन क्या होता है समझ गए। अनुकूलन समझिए। अनुकूलन उस चीज़ को कहा जाता है जो साथियों वातावरण पर निर्भर करता है। यानी कि अनुकूलन की बात करते हैं ना, तो आपका अनुकूलन 2 सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला होता है एसिमिलेशन, मतलब आत्मसातीकरण। दूसरा जो होता है वो होता है समायोजन। इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में कहा जाता है एकोमोडेशन।
आत्मसातीकरण और समायोजन। क्या होता है आत्मसातीकरण? देखिए, जब पुराने अनुभवों से नए अनुभव जुड़ते हैं तो उसी चीज़ को हम आत्मसातीकरण कहते हैं। जब बच्चा कुत्ता को देखा, यानी कि 4 पैर वाला है, उसके तहत क्या होता है, जब वो बिल्ली को देखता है तो बिल्ली के तहत भी क्या होते हैं, इनको भी 4 पैर है, उनको कुत्ता कह बैठता है। लेकिन जब बड़े द्वारा बताया जाता है तो क्या समझता है बच्चा, हाय रे बाप, ये क्या, ये भी तो कुत्ता ही है। लेकिन समझता है कि बिल्ली है, तब वो 4 पैर वाला सिर्फ कुत्ता ही नहीं बल्कि वो और भी जानवर हो सकता है। यानी कि उसके दिमाग में नए नए संरचना बैठते जाते हैं। तो परिभाषा होगा, नवीन अनुभवों से पुराने अनुभवों में नवीन अनुभवों का जुड़ना आत्मसातीकरण कहलाता है। समायोजन क्या होता है समझिए। समायोजन का परिभाषा लिखेंगे, वे परिवर्तन जिसमें नवीन अनुभवों को सिर्फ समझा जा सके, इसको क्या किया जाता है, समझा जा सके। वे परिवर्तन जिसमें नवीन अनुभवों को समझा जा सके, उसी को हम समायोजन, एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन का मतलब वही होता है साथियों, जैसे ये कुत्ता के अंतर्गत अगर बिल्ली में फंस जाता है, बिल्ली को कुत्ता का बैठता है, उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। लेकिन जब कुत्ता और बिल्ली के बीच, दोनों के बीच डिफरेंस समझ जाता है, उसी चीज़ को हम समायोजन कहा जाता है। अब चलिए दोस्तों, इतना चीज़ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं साम्य धारण। इक्विलिब्रेशन क्या होता है वो समझिए। साम्य धारण जो होता है साथियों, वो क्या होता है देखिए, अपने अनुभवों को नवीन अनुभवों के ज्ञान से परिष्कृत ज्ञान की ओर ले जाना, यानी कि नवीन ज्ञान से परिष्कृत ज्ञान की ओर ले जाना, यही साम्य धारण कहलाता है। कॉपी में लिख लीजिएगा। इनका मतलब ये हुआ साथियों कि जब बिल्ली और कुत्ता समझ गया, लेकिन उसके बाद एक बकरा को देखा, ये बच्चा बकरा को भी समझ गया, ये दूसरा जानवर है। गाय को देखता है, वो फर्क समझ गया। यानी कि सफलतापूर्वक जब अनेकों जानवर के बीच जब फर्क दिखने लगता है ना, उसी चीज़ को हम साम्य धारण कहते हैं। अब जीन पियाजे इस तीनों के परते तो दे दिए, हर चीज़ समझा दिए। अब साथियों अपना अवस्था देते हैं, यानी कि किस अवस्था में कौन सा बच्चा कौन कार्य कर पाता है। चलिए अब दिखलाते हैं आपको वो अवस्था किस प्रकार का है, वो अवस्था कैसा होता है। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पर हम आ गए हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्था है। 4 अवस्था को हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार, अगर आप डीएलएड की कॉपी में लिखना चाहते हैं ये चीज़, तो वहाँ पर साथियों आपको परिभाषा सहित आपको इसकी जो विशेषता होगी वो भी लिखना होगा। विशेषता क्या लिखना होगा देखिए, बतलाते हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है जो निम्नलिखित है। इस प्रकार लिख देना है। पहला में लिखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज। साथियों मैंने आंसर जो है आपका स्टेज इंग्लिश मीडियम इसलिए लिखा है क्योंकि हिंदी मीडियम में आप कंफ्यूज कर जाओगे। नाम ऐसा डिफ़िकल्ट है जो आप सिर्फ जिस समय पढ़िएगा उस समय आप याद रख लीजिएगा, लेकिन अभी इंग्लिश में समझिए क्योंकि इंग्लिश का नाम बहुत आसान है और आसान होता भी है। खास करके सीडीपी का जो पोर्शन है ना, वो इंग्लिश में ही आसान है। खैर आप लोगों को हिंदी में समझाना है। देखिए सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास को जब 4 अवस्था में बांटा किसने, जीन पियाजे ने। पहला अवस्था दिया सेंसरी मोटर स्टेज। इनको जन्म से 2 वर्ष तक का अवस्था कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 लिख दीजिएगा, डाइस करके लिखिएगा यहाँ पर। उसके बाद विशेषता जो लिखिएगा, इस अवस्था में बच्चे अपने इंद्रियों के ज्ञान से समाज को सीखते हैं या संसार को जानते हैं। उसके बाद इस अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला जो होता है विशेषता वो होता है, आप लिख सकते हैं अभी। पहला जो होता है सहज क्रियाओं का समन्वय। सहज क्रियाओं का समन्वय, इसका मतलब ये हुआ यानी कि हर क्रिया जो बच्चा करता है अपने इस संसार के माध्यम से नहीं बल्कि इंद्रियों की सहायता से, जो सहज होता है, जो आसान होता है, सरल माध्यम से करता है। दूसरा लिखिएगा विशेषता, शारीरिक क्रियाओं पर श्रेष्ठ नियंत्रण। ये क्या होता है देखिए, शारीरिक क्रियाओं पर जब श्रेष्ठ नियंत्रण कैसे कर पाता है बच्चा, जब दूध पीता है, दूध पीने के बाद जब बच्चा को सुला दिया जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपना जो शारीरिक क्रिया होती है ना, उसको हाथ पांव फैलाता है और इसी अवस्था में जब जन्म से 2 वर्ष के बीच वो अपना शारीरिक क्रिया को बहुत नियंत्रण कर लेता है। इसी को कहा जाता है शारीरिक
क्रियाओं पर श्रेष्ठ नियंत्रण। पूछा जा सकता है बच्चे किस अवस्था में शारीरिक क्रियाओं पर श्रेष्ठ नियंत्रण कर पाते हैं। आंसर होगा सेंसरी मोटर स्टेज या फिर इंद्रिय क्रियात्मक अवस्था हिंदी में। तीसरा जो होता है सामान्य चालक क्रियाओं का समन्वय। इसका मतलब ये हुआ जो नॉर्मली क्रिया होता है उसका समन्वय, यानी कि उनका जो अच्छा से वो नियंत्रण सीख पाता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता, याद रखिएगा। चौथा होता है वस्तुगत स्थायित्व। वस्तुगत स्थायित्व का मतलब ये होता है बच्चे के माइंड मैपिंग करने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि साथियों जिस चीज को बच्चा देखता है वो दिमाग के अंदर एक इमेज बना लेता है, उस इमेज के सहारे बच्चा याद तुरंत कर लेता है। उसी को कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस या फिर वस्तुगत स्थायित्व, जो आपका चौथा विशेषता था। उनके पास बात करते हैं दूसरा स्टेज की। दूसरा स्टेज आपको थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, लीजिए साथियों आप लिख लीजिए, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये फोकस का लाइट जो है ना इसलिए ऐसे है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कितना वर्ष से कितना वर्ष तक होता है, 2 से 7 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या होता है और क्या विशेषताएं होती है, देखिए। ऑपरेशनल स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें बच्चा यानी कि शारीरिक क्रिया ज़्यादा करता है। पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शारीरिक क्रिया सबसे ज़्यादा किस अवस्था में किया जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। साथ ही जितना विशेषता बतला रहा हूँ आप सीटेट का पेपर भी उठाइए, उसमें ये सब विशेषता आपको देखने को मिल जाएगा। शारीरिक क्रिया किस अवस्था में बच्चा देखने को मिल रहा है, आंसर होगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट बात करते हैं जब, यानी कि साथियों इस अवस्था यही वो अवस्था है जिसमें परिचालक चिंतन करने के लिए तैयार होते हैं। परिचालक चिंतन का मतलब ये होता है वस्तुओं को देखकर वो चिंतन कर सकता है, जिनको कहा जाता है हिंदी में मूर्त चिंतन। साथियों मूर्त चिंतन इसमें करना शुरू कर देता है, कर नहीं पाता ज़्यादा लेकिन करना शुरू कर देता है इस अवस्था में। किसमें, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में। उसके बाद बात करते हैं इस अवस्था में बच्चे के विचार एकल दिशीय तर्क पर आधारित होता है। एकल दिशीय तर्क क्या होता है, देखिए। एकल दिशीय तर्क का मतलब होता है अगर आप बच्चों को सेब दिखला रहे हैं तो सेब वो समझेंगे सेब खाने की चीज़ है, ठीक है कोई बात नहीं, वो खाना तो जान लेंगे लेकिन उसका वो नुकसान और फ़ायदा नहीं देख पाएंगे। यानी कि वो सिर्फ एक दिशा में सोचता है कि सिर्फ ये खाने की चीज़ है तो सिर्फ खाया जाता है, बल्कि उनका जो बुरा प्रभाव होगा वो बच्चा नहीं जानता है। एकल दिशीय तर्क उसी चीज़ को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, तीसरा जो स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये तीसरा स्टेज है जीन पियाजे की, जिनको आइए हम आप बहुत अच्छे से समझाते हैं। साथियों जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि बालक क्रियाओं को, लिखेंगे अपने कॉपी में, बालक क्रियाओं को विकेंद्रित या प्रतिवर्ती करने में मानसिक रूप से सक्षम होते हैं। मानसिक रूप से जब सक्षम होते हैं तो यही वो अवस्था होता है कि वो गुण के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण में सक्षम है। यानी कि अगर आप एक तरफ सेब दे दीजिएगा और एक तरफ संतरा दे दीजिएगा, कहिएगा अलग करने के लिए, तो गुण के आधार पर अलग कर देंगे, एक तरफ सेब, एक तरफ संतरा, एक तरफ अंगूर, यानी कि ये विशेषता आ जाएगी। आप एक क्वेश्चन में एक बार पूछा हुआ था सीटेट में कि रानी 7 साल की है जिन्होंने हमें सेब और संतरे की भरी कार्टूनों में से वो सेब को एक तरफ अलग करती है, संतरा को एक तरफ अलग करती है। अब बतलाइए जीन पियाजे के अनुसार वो किस अवस्था का पालन करता है। वहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा। यही साथियों हम समझाने वाले थे। इसमें क्या होता है कि मूर्त चिंतन पूरा आ जाता है, यानी कि मूर्त चिंतन जो होता है ना उस पर बच्चा पूरा पकड़ बना लेता है। 7 से 11 वर्ष की यही अवस्था होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लिखेंगे 11 वर्ष से 16 वर्ष, 11 वर्ष से 16 वर्ष फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी कि इस स्टेज में क्या करता है साथियों, ये वो अवस्था होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चे क्या कर पाते हैं मालूम है, ज्ञानात्मक परिचालक के लिए वो उच्च ज्ञान की क्षमता विकसित कर लेते हैं। वो सोच जो होता है, थिंकिंग का प्रोसेस जो होता है वो इसी अवस्था में उच्च कर लेते हैं। यानी कि वो जो है उच्च प्राथमिक अवस्था में, यानी कि वो हाई स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हो जाते हैं 11 से 16 वर्ष में। इसका कारण इसीलिए इनमें क्या होता है अमूर्त चिंतन, यानी कि अमूर्त और मूर्त समझिए। मूर्त का मतलब ये हुआ कि बच्चे किसी चीज़ को देख करके चिंतन करते हैं। आप अमूर्त का मतलब हुआ किसी चीज़ को बिना देखे चिंतन करना। अमूर्त जो है यानी कि बच्चे को कहिए कि ईश्वर है
तो वो नहीं समझ पाएंगे ईश्वर क्या है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। लेकिन वही किशोर बालक को कहिए जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में 11 से 16 वर्ष में है, वो ईश्वर को वो अमूर्त में विश्वास करने लगते हैं। साथियों, यही होता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज और 4 अवस्था जिन पियाजे की थी। यही वो अवस्था है जिसमें गणितीय चिंतन पूरा आ जाती है, और यही वो अवस्था है जिसमें निगमनात्मक सोच विकसित हो जाता है। लिखेंगे उसमें भी निगमनात्मक सोच जो विकसित होते हैं इसी अवस्था में। आप पॉइंट बना करके लिखिएगा। लिखना कैसे है वो आपको एक बार ज़रूर, मैं इस वीडियो के बाद जब चैप्टर मेरा ख़त्म हो जाएगा एक किताब, तो उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखने की तरीका बतलाएंगे। क्योंकि MPDLED या फिर किसी भी DLED में जब लिखा जाता है तो बच्चा वही जीतता है जिन्होंने लिखना जानता हो। लेकिन सीटेट सब में तो फिर लिखने का कोई काम ही नहीं होता है। वहाँ तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में भर के आना है, सिर्फ गोलक रहता है, वो गोलक में भर के आना है। और DLED में क्या होता है, लिखना पड़ता है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को समझ गए साथियों। अब चलिए, अब इतना ही पर होता है एंड। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, इसके बाद कुछ नहीं बचता है। आप सब कुछ समझ गए या फिर दिक्कत है? अगर दिक्कत है या फिर आपको नोट चाहिए तो कुछ दिनों के अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए साथियों, जीन पियाजे की लेकर के अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और प्रॉपर नोट धीरे धीरे आप खुद से भी जैसे क्लास हो रहा है जो चैप्टर का, वैसे वैसे आप नोट्स बनाते रहिए, ताकि लिखने का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और आप उस चीज़ को क्या करिएगा, जल्द से जल्द सीख पाइएगा। और लिखने का प्रैक्टिस अभी से ही चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वो जून से जुलाई तक ले सकता है, जुलाई में होगा शायद। तो चलिए, बने रहिए इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में भी। तब तक के लिए थैंक यू।